दोस्तों क्या आप जानते हो इस समय मैं आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन, ये लैपटॉप, ये माइक, सारी चीज़ें जिनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो ग्लो कर रही हैं। हाँ सीरियसली, हम सब एक रोशनी एमिट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे यार रोजेंडर भाई क्या मजाक कर रहे हो, लाइट बंद करते ही मेरा दोस्त तो गायब ही हो जाता है। तो भाई तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, लाइट बंद करते ही विजिबल लाइट के सारे सोर्सेज बंद हो जाते हैं और हम जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आती है, ना कि विजिबल में। तो अगर आप अपने दोस्त को इन द एब्सेंस ऑफ विजिबल लाइट ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन उसी दोस्त को अगर आप इंफ्रारेड कैमरा में ढूंढोगे तो आप लोगों को आपका दोस्त जगमगाता हुआ दिखाई दे जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक क्लिप दिखाई थी जिसमें मैं कुछ चीज को गर्म कर रहा हूँ जिसका कलर चेंज होता है, और आज इसी बारे में बात करेंगे कि जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ग्लो क्यों करती है। इसी चीज का जवाब आज हम ढूंढेंगे और आज हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में फिजिक्स कहाँ पर ब्रेक हुई और कहाँ पर एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। देखो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर पड़ रही 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, उसे कहा जाता है एक ब्लैक बॉडी, जो कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी होगी, 100% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने आप। कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है एक रेडिएशन पर। अगर मैं हूं तो मैं कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा हूं, कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा हूं, कुछ रेडिएशन मेरे अंदर से पार हो जा रही हैं, वो ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर ब्लैक बॉडी का केस लोगे आप लोग तो उसमें से कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक नहीं होती, वो 100% अपने ऊपर पड़ रही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो रेडिएशन एनवायरनमेंट में एमिट भी करता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है और ये इंफ्रारेड से विजिबल में आ जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा और इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है इसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बहुत सिंपल सी चीज है यार, कोई चीज जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसको री एमिट कर दे, इसको हम ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह देंगे। लेकिन इसी चीज ने क्लासिकल फिजिक्स के तोते उड़ा दिए थे और साइंटिस्ट की नींदें उड़ाकर रख दी थी। कैसे, अभी जानते हैं। देखो वैसे तो आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक बहुत छोटा सा जुगाड़ लगाया था। उन्होंने एक क्यूब लिया और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया। क्यूब अंदर से हॉलो था और इस क्यूब में उन्होंने इंसिडेंट कुछ रेडिएशंस डाले। अब इस होल से जितने भी रेडिएशन अंदर गए वो क्यूब के सारे साइड्स पर टकराते रहे और एक तरीके से वहां पर वो क्यूब में समा गए, यानी कि उस होल ने सारे के सारे रेडिएशन को अपने ऊपर पड़ने वाले एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो होल जो है क्यूब नहीं, वो होल एक ब्लैक बॉडी बन गया। और फिर उसी होल के अंदर से जब थर्मल रेडिएशन बाहर निकली तो उस रेडिएशन को कहा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 19वीं सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके एक ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ जिसमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी उन्होंने लिया और ये देखा कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए रेडिएशन जो एमिट हो रही थी वो लो एनर्जी की थी, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे रेडिएशन की एनर्जी भी बढ़ती गई और वो एक टाइम पर जाकर पीक कर गई। देन उसके बाद वापस से एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगी और यही जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिला यही बना बहुत बड़ा नाइटमेयर क्लासिकल फिजिक्स के लिए। अब देखो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ग्राफ ऑब्टेन तो कर लिया, लेकिन अब इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ग्राफ में हमने ये चीज तो देख ली कि किस तरह से रेडिएशन जो है वो एक पीक एनर्जी पर जाएगा और देन उसके बाद दोबारा से डिक्रीज करने लगेगा, लेकिन इस चीज को क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यहाँ पर सीन में एंट्री होती है दो ब्रिलियंट फिजिसिस्ट की, लॉर्ड रीले और जेम्स जीन्स की। अब इन दोनों ने मिलकर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को लिया और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को लिया, दोनों को एक साथ कंबाइन किया और फिर एक थ्योरी दी जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती थी। तो उनका लॉजिक कुछ इस तरीके से था, जैसे ही रेडिएशन होल के अंदर जाती है वो क्यूब की दीवारों से टकराती है और वापस से क्यूब की दीवार पर ही जाके लग जाती है और इस तरीके से वो स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। अब स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर एक कंस्ट्रेंट के अंदर ऑसिलेट करती रहती हैं, सिमिलर जिस तरीके से गिटार की स्ट्रिंग्स जो हैं वो ऑसिलेट करती हैं। आप लोगों ने गिटार की स्ट्रिंग्स में भी ऑसिलेशंस देखे होंगे। क्लासिकल फिजिक्स का एक फेमस रूल है इक्विपार्टीशन थ्योरम।
इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से जो स्टैंडिंग वेव्स थी उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए थी, एवरेज एनर्जी। अब स्टैंडिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी चाहे जितनी भी हो, चाहे उसकी वेवलेंथ कितनी भी हो, लेकिन उसकी एवरेज एनर्जी आती k टाइम्स t, where k is the Boltzmann constant and t is the temperature। अब ये चीज जैसे ही निकल के आई, वैसे ही रीले और जीन्स ने ये डिसाइड किया कि नंबर ऑफ वेव्स को अगर हमने इस एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितनी एनर्जी जो है वो उस होल से निकल रही है, और उससे निकलने वाली एनर्जी को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। अब रीले और जीन्स ने बड़ी ही शिद्दत से ये चीज सोच तो ली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को ट्राई किया और ग्राफ को प्लॉट करने गए, तब उन्होंने एक चीज नोटिस करी। लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए ये बिल्कुल सही बैठ रहा था, बिल्कुल एकदम ग्राफ के ऊपर चल रही थी चीज़ें। लेकिन जैसे ही रीले और जीन्स ने अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में एंटर किया, चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम से ज़्यादा हो जाएगी, तब चीज़ें कैटास्ट्रॉफिक हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी इनफाइनाइट अमाउंट में निकलने लगेगी। अब आप ये सोचो कि किसी चीज़ को आपने गर्म किया और उसमें से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने लगे, मतलब कि अगर आप अवन में अपना खाना गर्म करोगे तो उसमें से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने लगेगी। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, और इसी चीज़ को अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहा गया। इस चीज़ ने क्लासिकल फिजिक्स की नाक में दम कर दिया, रातों रात उनकी नींद उड़ा दी, फिजिसिस्ट अपने बाल नोचने लगे, और इसी का सॉल्यूशन लेकर आए मैक्स प्लैंक। अब उन्होंने क्या कहा था और किस तरह से उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की गलती को सुधारा, और क्लासिकल फिजिक्स एक्चुअल में गलती कर कहाँ रही थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले पार्ट में अब जानते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों हुई। देखो, क्लासिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी गलती थी ये मानना कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, वो पूरा कंटिन्यूअसली एक एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच था, एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या री एमिट नहीं होती। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को किसी भी एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर सकते। और यहीं आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जो है वो शायद एक पर्टिकुलर नंबर का एक मल्टीपल है, यानी कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और उन्होंने कहा कि एनर्जी के क्वांटाज होते हैं। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म तो हुआ, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा रेडिकल थॉट था। भाई, एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे हो सकती है? इस चीज को मानना खुद प्लैंक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैथमेटिकली उन्होंने ये चीज समझाने की कोशिश करी कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो E = h/nu होगी। अगर 2 पार्टिकल्स की एनर्जी निकालनी है तो E = 2h/nu होगी। अगर ऐसे 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एनर्जी आप लोगों को मिलती जाएगी। और E = जो h/nu है, उसमें h आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से आज हम इसको जानते हैं, और जो न्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अब ये इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया क्यों था? ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ को यहाँ पर एक फुल स्टॉप मिला, और यहाँ पर इस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे हुआ। तो लो फ्रीक्वेंसी पर जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी के पैकेट्स की वैल्यू भी बहुत कम होती है। इतने छोटे छोटे पैकेट्स आराम से एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स जैसी ही चीजें दिखाई पड़ती हैं। स्टेप्स इतने छोटे होते हैं कि वो रैंप वॉक जैसे फील होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पर जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तब एनर्जी के पैकेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब एक ऑसिलेटर के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी पैकेट्स एमिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पर भले ही बहुत ही सारी स्टैंडिंग वेव्स हों, लेकिन एमिट करने के लिए जरूरी बड़े एनर्जी पैकेट्स नहीं पाती। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसीज का कंट्रीब्यूशन एनर्जी में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, और ग्राफ इनफाइनाइट ना जाकर जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटली मिला था उस तरीके से हो जाता है। प्लैंक ने इसी आइडिया का यूज करके एक नई इक्वेशन बनाई, और नई इक्वेशन में इस चीज को इक्वेट करके उन्होंने ये दिखा दिया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो ये कैटास्ट्रॉफ था इसको पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया। प्लैंक के इसी आइडिया को 5 साल बाद एक क्लर्क ने दोबारा से यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। अब इस क्लर्क का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, और किस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई
और आई हमारी मॉडर्न फिजिक्स। यही था जन्म हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का और यहीं से आज जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसको रूट्स मिले। तो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज शिवा मौर्य, यू वर वॉचिंग रोजेंडर। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।